गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी में पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। यह पाठ जो है चिट्ठियों के महत्व के बारे में लिखा गया है। अरविंद सिंह द्वारा लिखा गया यह पाठ बहुत ही मनोरम ढंग से चिट्ठियों की महत्ता के बारे में वर्णन है। चलिए पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी है। किसकी? पत्रों की। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। आधुनिकतम साधन का मतलब जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब नहीं कर सकता। जो आनंद पत्रों के पढ़ने में आता है वैसा आनंद आधुनिक संचार का कोई साधन नहीं दे सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जैसा संतोष यानी कि पत्र को पढ़ के जो संतोष की अनुभूति होती है, यानी कि मन में जो संतोष होता है, वह फोन करके या एसएमएस पढ़ के नहीं हो पाता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र क्या शुरू करते हैं? एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्र कौन कौन सी क्षेत्र में जड़ है? राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में तथा कला के क्षेत्र में, तथा तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ पत्र है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, यानी कि पत्र पर बहुत सारे लेख लिखे गए हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख भी कहते हैं तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। किसको? पत्रों को। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सही बात है, पत्रों को पढ़ के हम यादों को तरोताजा कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। सबकी अपनी पत्र लिखने की शैली होती है, अपनी कला होती है और हर एक पत्रों का अपना दायरा, यानी कि कई तरह के पत्र लिखे जाते हैं। कई तरह के पत्र कई तरह की लिमिट के अंदर ही लिखा जाता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। कौन? पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कहाँ? भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियां, जो यह साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यह संख्या 4.5 करोड़ ही यह सिद्ध करती है कि पत्र की कितनी अहमियत है अभी भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे मतलब रनर्स, जो दौड़ के चिट्ठियां पहुंचाते थे, वो लोग थे। फिर तेज घोड़े रहे और उसके बाद पहिए आए, यानी कि पहिए वाली गाड़ी बनी और उस पे लोग चिट्ठियां एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए या संदेश पहुंचाए। पर रेलवे और तार
से भारी बदलाव आया? किससे ज्यादा भारी बदलाव आया संदेश पहुंचाने में? रेलवे और तार से। तार ने रेलों से भी ज्यादा गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। कौन? तार। तार के आने से तुरंत एक जगह से बात शुरू होती है, दूसरी जगह पहुंच जाती है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में लेखन का विषय भी शामिल किया गया। लेखन के विषय में पत्र को शामिल किया गया ताकि इसको सही दिशा दिया जा सके। किसको? पत्र को। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और फिर डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। किसको? पत्र को सही दिशा देने के लिए किसने बहुत ज्यादा प्रयास किए? डाक व्यवस्था ने। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी कि स्कूलों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। किसके लिए? पत्र संस्कृति के विकास के लिए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। यानी कि कई देशों में पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए पत्र को विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ यानी कि विश्व स्तर पर जो डाक संघ है वो पत्रों को की संस्कृति को और विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता शुरू किया गया। कब से? 1972 से। यह कौन शुरू किया था? विश्व डाक संघ की ओर से शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। लेखक कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों और नगरों में संचार के तेज साधन का विकास हुआ है, जैसे टेलीफोन और भी कई साधन हैं। तो इस तरह से यह जो विकास हुआ है वो शहरों और महानगरों में हुआ है, लेकिन गांवों में अभी भी पत्रों की आवाजाही ही चल रही है। तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कहाँ पे? नगरों और शहरों में। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती यानी कि गांव में अभी भी चिट्ठियों से ही संचार का यानी कि सूचनाएं आ जा रही हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। कौन कौन रोका है चिट्ठियों की तेजी को? फैक्स, ईमेल और टेलीफोन और मोबाइल। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की रफ्तार को रोका है, लेकिन फिर भी व्यापारिक डाक की संख्या लगातार अभी भी बढ़ रही है। यानी कि अभी भी व्यापारिक डाक की संख्या बढ़ रही है, यानी कि अभी भी लोकप्रिय है व्यापारिक डाक। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। लेखक कह रहे हैं कि अगर आप बारीकी से सबके बारे में देखें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कभी पत्र नहीं लिखा होगा या पत्र नहीं लिखवाया होगा या फिर किसी के पत्र का इंतजार
उत्सुकता से नहीं किया होगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। सैनिक कहाँ होते हैं? सीमा पर लड़ते हैं, यानी कि बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ते हैं वे अपने घर से जो पत्र आता है, उनके घर से जो पत्र जाता है उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और उस इंतजार का कोई मिसाल ही नहीं। कितना उत्सुकता रहती है, कितनी बेचैनी रहती है उनको पत्रों के आने की। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। कौन सी बात नहीं? वह बात नहीं। पहले जब मोबाइल फोन नहीं था या एसएमएस नहीं आते जाते थे, तब लोग पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे का इंतजार करते थे। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन साधनों यानी कि जो आवागमन के साधन हैं, उन्होंने दूरी को बहुत कम कर दी है, यानी कि बहुत जल्दी संदेश, चाहे लोग आ जा रहे हैं, आपस में मिलते जुलते रहे हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। पहले संचार का इकलौता साधन क्या था? चिट्ठी था। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। कौन कौन से साधन आज विकसित हो चुके हैं? मोबाइल, टेलीफोन और लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह से बहुत सारे सुविधाएं आज विकसित हो चुकी हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। लेखक कह रहे हैं कि आज ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को विरासत के रूप में, यानी कि धरोहर के रूप में रखे हों। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान मतलब खोज होता है। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी मतलब जो उद्योग करते हैं, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यानी कि इन पत्रों में बहुत सारी बातें ऐसी छिपी हैं जो जानने के लायक हैं। अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। आज फोन का जमाना है, तो इसके पहले कौन सा जमाना था? पत्रों का ही जमाना था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे। लेकिन अगर आज जैसे जमाना होता तो क्या करते? वो अपनी बेटी को फोन करते, यानी इंदिरा गांधी को फोन करते। तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। पत्र का क्या नाम था उस पत्र का जो जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम लिखे थे? पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू के पत्र हो वो देश के करोड़ों लोग पढ़े, जो अपने बेटी के नाम लिखे थे और उससे प्रेरणा लिए। लेकिन अगर ये फोन पे एसएमएस भेजे होते तो शायद इतने ज्यादा लोग नहीं पढ़े होते और उससे प्रेरणा नहीं लिए होते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी लापरवाह हो जाता है कि मोबाइल फोन तो पास में ही है, लेकिन पत्रों को खोने का डर रहता है, इसलिए उसको सहेज कर रखते हैं। और कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? मोबाइल फोन में लेखक पूछ रहे हैं कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यानी कि कितने लोगों के पत्र को हम मोबाइल में सहेज कर रख सकते हैं या एसएमएस के रूप में नहीं रख सकते। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष थे जो
कागज को सहेज कर रखते थे, चाहे वो पत्र हो चाहे वो किसी भी कागज का टुकड़ा हो। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। जो संग्रहालय है वो जानी मानी हस्तियों, जो महान व्यक्तित्व हैं, महापुरुष लोग हैं, उनके संग्रहालयों में क्या रखे जाते हैं, उनके पत्रों को भी रखा जाता है। पत्रों का अनूठा संकलन भी है जो संग्रहालय है। संग्रहालय मतलब जो ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करके यानी इकट्ठा करके रखे, उसमें उसी संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों, महान व्यक्तित्वों के पत्रों का भी अनूठा संकलन रखा जाता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी कि तमाम पत्रों को पढ़कर हम उस समय के देश, काल और समाज को जान सकते हैं। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। यानी कि जो अंग्रेज थे, भारत में आके अपने परिवार वालों के लिए जो पत्रों में लिखते थे, उनको आज भी संग्रहालयों में रखा गया है। उनको पढ़ के उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। इन पत्रों को पढ़ के लोग समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो युद्ध हुआ या जो भी बातें हुई, वो कितनी मजबूती के लिए हुई थी, कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुई थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी चूंकि महान व्यक्तित्व थे भारत के, इसलिए दुनिया भर के तमाम लोग उनको किस नाम से पत्र लिखते थे, महात्मा गांधी इंडिया के पते पर लिखते थे। और वे जहाँ भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। कौन पहुंच जाते थे? पत्रों पर पता क्या लिखा रहता था? महात्मा गांधी इंडिया। और महात्मा गांधी भारत के जिस भी कोने में रहते, वे उस पत्र को प्राप्त कर लेते। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे और भी आजादी के आंदोलन के दिग्गज थे, यानी कि महापुरुष थे, उनके साथ भी यही बात था। उनको भी पत्र आते थे, दुनिया भर से तमाम लोग पत्र लिखते थे और उनके नाम और इंडिया के नाम से ही उनके पास वो पत्र पहुंच जाते थे। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। कौन? प्रेमचंद्र कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद का मतलब होता है तत्पर। मुस्तैद का मतलब क्या होता है? तत्पर। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्र नाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक मतलब बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाले होते हैं। उनको पढ़ के जो लोग पढ़ते हैं वे अंदर से प्रेरित हो जाते हैं, यानी कि उनकी रचनाओं से प्रेरित होते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। किनका? महात्मा गांधी का और रविंद्रनाथ टैगोर का। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, यानी कि पत्रों का प्रचलन आज से नहीं, बहुत पुराने समय से भारत में चल रहा है। पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। किसका? पत्र का। पत्र का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन सबसे ज्यादा विकास आजादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का यह काम करता है। कौन? पत्र क्या करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है।
घर घर तक इसकी पहुंच है। किसकी? पत्रों की। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। लेखक कह रहे हैं कि आज भी चिट्ठी की अहमियत वैसे ही है जैसे पहले थी। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। यानी कि दुनिया के सभी हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए जो चिट्ठी है वही सबसे सुविधाजनक संचार का माध्यम है और सभी लोग आज भी चिट्ठी को का ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब एक दो लोग नहीं, करोड़ों लोग रोज खतों यानी कि चिट्ठियों और अन्य सेवाओं के लिए डाकघरों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। किसकी? डाकघरों की। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। यानी कि मनी ऑर्डर व्यवस्था से बाहर जो पैसा कमाते हैं वो किससे भेजते हैं? मनी ऑर्डर से गांव भेजते हैं और उनके घर का रोजी रोटी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जो पैसा आता है उसी से चलता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। दुर्गम क्षेत्रों या गांव में जो डाकिया चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचता है उसको लोग ईश्वर का रूप मानते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत होती है और उस जरूरत को डाकिया पूरा करता है। यानी कि बेसब्री से पैसे का इंतजार होता है, बेसब्री से खत का इंतजार होता है जो डाकिये के द्वारा पूरा होता है। इसलिए डाकिया को लोग क्या समझते हैं? ईश्वर का दूत समझते हैं। इस तरह इस पाठ में लेखक ने पत्रों के महत्व को दर्शाया है। सही भी बात है, आज भी पत्रों का महत्व वैसे ही है जैसे पहले था। जहाँ ये आधुनिक संचार की सुविधाएं काम नहीं करती है वहाँ पत्र ही संचार का एकमात्र साधन सिद्ध होता है। आज भी पत्रों का महत्व वैसे ही है जैसे पहले था। पत्र एक ऐसा साधन है जिसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं होती और सीधे दुर्गम क्षेत्रों तक डाकिया पत्रों को पहुंचा देते हैं और इस तरह से सूचना एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच जाती है। अतः पत्र संचार का एक बेहतर साधन है